हिमालय की चोटी पर आगे और चढ़ना है, फिर उसी हिमालय की चोटी पर एक नया हिमालय गढ़ना है। तो स्टेप बाय स्टेप यू हैव रीच्ड एट दिस लेवल। ग्रेट। तो आपकी क्या स्ट्रेटजी थी मेंस में? सो जब लास्ट टाइम मैं अपीयर होता 2022 में मैंने एग्ज़ाम दिया था, उस टाइम पे एक मेजर प्रॉब्लम जो मैंने देखी वो थी कि मैं पेपर कंप्लीट नहीं कर पाया। आपका कैसा एक्सपीरियंस था ये अनुभव का और नेक्स्ट ईयर के टेस्ट सीरीज का? एग्जाम में आपको उससे कोई हेल्प मिली? सब पेपर 1 और पेपर 2 में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी। अच्छा। एथिक्स में भी केस स्टडीज़ जिस हिसाब से अनुभव की थी वो टू सम एक्सटेंट मैं मानता हूँ कि मेरे दिमाग में फ्रेमवर्क आ रहे थे, अब वो अनुभव से डायरेक्टली आ रहे थे या मैंने पहले से पढ़ा था उसके अकॉर्डिंगली आ रहे थे। बट इट हेल्प काफ़ी मेरे को उसमें हेल्प मिली थी। दोस्तों, आप देख रहे हैं सिविल सर्विसेज टॉपर स्टॉक। मैं हूं बी सिंह, फाउंडर एंड डायरेक्टर नेक्स्ट IAS, और मेरे साथ हैं प्रशांत राज। प्रशांत हैज सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 97 इन सिविल सर्विसेज 2022। प्रशांत, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। Prashant has done BTech in Production and Industrial Engineering from NIT Jalandhar. He comes from Ghaziabad, Uttar Pradesh, and he joined mains test series and interview guidance program at Next IAS. His hobby is watching basketball. आज बात करेंगे प्रशांत से और जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी सफलता का राज क्या है। इनका नाम ही राज है तो सफलता का राज भी जानेंगे। और प्रशांत के बारे में मैं बता दूं कि इस साल इन्होंने 3 एग्जाम्स क्रैक किए और वो भी बड़ी अच्छी पोजीशन के साथ। इन्होंने UPSC EPFO का एग्जाम क्रैक किया जिसमें रैंक थी इनकी 60 ऑल इंडिया रैंक। फिर UPPSC में 2021 के एग्जाम में इन्होंने 23 रैंक हासिल की इस साल, और अब UPSC सिविल सर्विसेज में 97th रैंक। इतने सारे एग्जाम्स क्रैक करने के पीछे इनकी सफलता का राज क्या है, जानते हैं प्रशांत राज से। तो प्रशांत, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू क्रैक 3 एग्जाम्स इन अ ईयर। Now my question is that कि when you started preparation for the UPSC, आप तो इंजीनियर हैं और आपने UPSC की तरफ मन बनाया। सर इनिशियली जो आइडिया था वो लास्ट ईयर ऑफ द इंजीनियरिंग में मेरे दिमाग में आया था। उस टाइम पे ही थोड़ी टॉपर टॉक देखी मैंने, किसी सीनियर से 1-2 हमारे प्रिपरेशन कर रहे थे उनसे बात की, उसके बाद इफेक्टिवली आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन। So right from college you was determined to go for the UPSC? यस सर, कॉलेज में ये प्लान बना लिया था कि अब UPSC के लिए। तो कोई प्लान A प्लान B भी था या सिर्फ प्लान A था? सर स्टार्टिंग में UPSC पे पूरा फोकस था, बट जब 2020 में मेरा मेंस क्लियर नहीं हो पाया था तब मेरे को लगा कि थोड़ा लगा कि डेस्परेट हो रहा हूँ मैं कि बार बार मैं नहीं दे पाऊँगा ऐसे। तो मैंने इसके लिए फिर EPFO दिया था और UPPCS उस टाइम पे मैंने देना स्टार्ट किया, और लकीली फिर EPFO में हो गया। तो प्लान B वो था कि अगर UPSC में नहीं होता है तो उसमें कंटिन्यू करेंगे। EPFO है एक ऑप्शन। फिर UPPCS हो गया, तो फिर प्लान B वो बन गया कि अगर UPSC में नहीं तो होता ये स्टेप बाय स्टेप। यस सर, चढ़े हिमालय की चोटी पर आगे और चढ़ना है, फिर उसी हिमालय की चोटी पर एक नया हिमालय गढ़ना है। तो स्टेप बाय स्टेप यू हैव रीच्ड एट दिस लेवल। ग्रेट। प्रशांत, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, यू नेवर थॉट ऑफ इंजीनियरिंग ऑप्शनल? इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे कॉलेज में। प्रोडक्शन भी काफ़ी सब्जेक्ट थे जो मुझे काफ़ी अच्छे लगते थे, बट डायरेक्टली मुझे ऐसा लगा कि जो प्रोडक्शन साइड है, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑप्शन है जो CSE में, वो प्रोडक्शन से ज़्यादा डोमिनेटेड है, और मैकेनिकल के सब्जेक्ट और मेरी जो नॉलेज है वो शायद मैं इतने अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाऊँगा। तो स्टार्टिंग में ही मैंने ये प्लान किया था कि ह्यूमैनिटीज़ को कोई ऑप्शन लेना है। और ये आपका 3rd अटेम्प्ट था? हाँ सर। और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने प्रीलिम्स क्लियर किया, मेंस लिखा। सेकंड अटेम्प्ट में फिर आपका प्रीलिम्स नहीं हो पाया। ऐसा क्या हो गया था कि सेकंड अटेम्प्ट में आपका नहीं हो पाया, या किस तरह की मिस्टेक्स? आज हम बात करते हैं उन गलतियों पर जो गलतियां स्टूडेंट्स ना करें। सर सेकंड में ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि एक अनऑर्थोडॉक्स मिस्टेक मेरी उसमें रही थी। जैसे मैंने मेंशन किया कि मल्टीपल एग्जाम देने लगा था, तो उस टाइम पे विद इन अ गैप ऑफ 30 to 45 डेज, जब सिविल सर्विसेज का प्री था इन अक्टूबर, मैंने 4 एग्जाम उसमें दिए थे। उसमें था हरियाणा PCS का प्री दिया, फिर EPFO का प्री एग्ज़ाम था, फिर UPPCS का प्री भी था, और फिर UPSC भी था, और इनफैक्ट बाकी तीनों क्लियर हो गए, बस UPSC क्लियर नहीं हो पाया। सर तो एक गलती ये थी कि मेरे को अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से लगभग 2 महीने का टाइम इफेक्टिवली इंडीड मेरे को प्रीलिम्स में देना चाहिए था, जो मैं नहीं दे पाया, और उसका रिजल्ट ये था कि रिवीजन में थोड़ी कमी थी। जो नंबर ऑफ मॉक टेस्ट मेरे को लगाने थे वो मैं सही से नहीं लगा पाया, इसलिए पेपर में जाके मेरे को ये था कि क्वेश्चन कितने करने चाहिए, ये सब डाउट आने लगे। सो यू मीन टू से कि प्रीलिम्स को सीरियसली लेना चाहिए। सर हर इंडिविजुअल की अपनी टाइम फ्रेम है कि उसे प्रीलिम्स का कब से पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए। कोई लोग बोलते हैं 3 महीने से, कोई 1 महीना पहले भी पढ़ के इजीली क्रैक कर देता है।
तो हर इंडिविजुअल को अपने अकॉर्डिंगली देखना चाहिए कि उसे कितना टाइम डिवोट करना है प्रीलिम्स के लिए भी। जो 2 आवर्स का जो प्रीलिम्स का पेपर होता है, उन 2 घंटे में जो स्टूडेंट्स की अप्रोच होनी चाहिए, आपने तो 2 बार प्रीलिम्स क्लियर किया है, तो वो अप्रोच आप क्या सजेस्ट करेंगे? लास्ट मोमेंट है, स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले हैं नेक्स्ट संडे को। सबसे पहले कूल माइंड रखना चाहिए हाँ, और अपने दिमाग में आपको सोच के जाना चाहिए कि अगर मेरे को एंजाइटी हो रही है एग्जाम के अंदर तो मैं कैसे रिलैक्स करूँ। 5 सेकंड का रिलैक्स आप तभी कर लो। पेपर क्योंकि लंबा आ रहा है और 2022 में मल्टीपल ऑप्शंस वाला जो नया कॉन्सेप्ट आया था तो इसलिए मैं पहले से फ्रेमवर्क मेरा ये था दिमाग का कि अगर कुछ भी आएगा मेरे को ऐसा लगेगा मैं एंग्शियस हो रहा हूँ तो मैं 5 सेकंड के लिए बैठ के मैं कूल डाउन करूंगा, पानी पी लूंगा, कुछ भी करूंगा। तो इसमें प्रीलिम्स में खास बात है एक्यूरेसी, Yes, sir. क्योंकि कट ऑफ अराउंड 87-88 मार्क्स रह रहा है। इस साल 2022 में भी जनरल कैटेगरी का 88.22 मार्क्स था आउट ऑफ 200। Yes, sir. तो यहाँ पर अटेम्प्ट आपका अच्छा हो और आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो। तो आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे? सर मैंने मॉक टेस्ट में जैसे अटेम्प्ट करता था तो मैंने तभी सोचा था कि मेरा जो एक्यूरेसी ज़्यादा होती है इफ़ आई अटेम्प्ट 80 to 90 के बीच में। तो लास्ट ईयर मैंने 86 करे थे 2022 में। तो उसके अकॉर्डिंगली मेरे शायद 22 या 23 क्वेश्चन गलत हो रहे थे फ्रॉम आंसर कीज। तो इसलिए एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन अपने जो मॉक टेस्ट आप लगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप अपना सोच के जाइए कि इतने करने हैं। करेक्ट। तो उसमें प्लान करना है। तो दोस्तों जब आप प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस करते हैं, रिहर्सल करते हैं, उस समय आप ये देखो कि आप कितने अटेम्प्ट में बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। यस सर, एक्यूरेसी मैक्सिमम। एक्यूरेसी आपकी अच्छी होनी चाहिए। वेरी गुड। प्रशांत, आपकी मार्कशीट पे नजर डालते हैं। यू आर वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर इन द जनरल स्टडीज सेक्शन। यस सर। एंड जनरल स्टडीज में इतना अच्छा स्कोर आप कैसे लाए? और आप देखिए पेपर 1 में 117 है, ऐसे में 117 है, पेपर 1 में 120 है जीएस में, फिर 125 पेपर 2 में जीएस में, 89 पेपर 3 में और 126, मतलब 126 पेपर 4 में, मतलब सारे जीएस में आपके अच्छे स्कोर हैं। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी मेंस में? सर जब लास्ट टाइम मैं अपियर होता 2022 में मैंने एग्ज़ाम दिया था, उस टाइम पे एक मेजर प्रॉब्लम जो मैंने देखी वो थी कि मैं पेपर कंप्लीट नहीं कर पाया था। ऑलमोस्ट 2-3 क्वेश्चंस हर जीएस पेपर में रह गए थे। तो पहला मेरा प्लान था कि मेरे को कुछ भी करके पेपर अच्छे से कंप्लीट करना है। राइट। दूसरी स्ट्रैटेजी थी कि देयर इज नो बेस्ट आंसर, यू हैव टू राइट एवरेज आंसर इन ऑल द 20 क्वेश्चन रादर देन राइटिंग बेस्ट इन 2 or 3 क्वेश्चंस। राइट। सो तो सेकंड ये मेरा था। तीसरा था इफ़ यू आर एबल टू मेक योर आंसर्स यूनिक इन एनी वे। कोई केस स्टडी आपने पढ़ी जहां आप यूज़ कर सकते हो, उसे आप नोट डाउन कर लो और उसे आप पेपर में यूज़ करो। मैंने ऐसे सारे पेपर के लिए अपने दिमाग में प्लान था। मैं सिलेबस को लेके बैठता था। मैं रोज़ 10 मिनट सिलेबस ही देखता था जब मेंस का था कि मैं कैसे कैसे इसके एरिया में कोई ऐसी यूनिक केस स्टडी है क्या मेरे पास। और जैसे जीएस 1 में जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी प्रीलिम्स का जो मटेरियल हम याद करते थे तो मैंने हर पॉइंट के साथ एग्जाम्पल ऐड करने की ट्राई करी, डायग्राम्स बनाने की ट्राई करी। एथिक्स में मैंने डायग्राम्स बनाए थे, कोट्स का यूज़ किया था काफ़ी। तो सर उसके बेसिस से मुझे तो लगता ये है कोट्स फिर आपने कुछ याद किए होंगे, लिखे होंगे, नोट्स बनाए होंगे। नोट्स बनाए थे। तो दोस्तों दिस यूनिकनेस इन योर आंसर्स मेक्स यू डिफरेंट। यस सर। तो ये ध्यान रखना है। ये बहुत अच्छी बात बताई प्रशांत ने। दूसरा ये कि जब 150 वर्ड्स में या 250 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना हो एंड यू नो सो मेनी थिंग्स, हाउ टू कंप्रेस योर नॉलेज इन 250 वर्ड्स या 150 वर्ड्स? हाँ सर, मेजरली ये सिलेबस पे इस पे हम फोकस करते हैं। सिलेबस को अगर आप सही से देखेंगे तो उसमें कोई भी टॉपिक हो उसको आप नोट्स जब आप बनाएं उसी तरीके से बनाएं कि व्हाट आर फॉर एग्जांपल व्हाट इज फूड प्रोसेसिंग, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस, सिग्निफिकेंट स्टेप्स दैट आर टेकन एंड गवर्नमेंट स्कीम्स व्हिच आर इन देयर। सो नोट्स अगर हम इसी तरीके से बनाते रहेंगे और करंट अफेयर को अपने दिमाग में रखेंगे और उन्हें फिर आंसर में यूज करेंगे। सो एक फ्रेमवर्क प्री प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल, क्योंकि यूपीएससी डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। राइट। वो पूछता है कि व्हाट आर द चैलेंजेस विद रिस्पेक्ट टू मार्केटिंग ऑफ फूड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स। तो उसमें फिर हम चैलेंजेस आ जाएंगे हमारे पास कि ट्रांसपोर्टेशन, हाइजीन, रूरल एरियाज में है। तो ये फ्रेमवर्क हम जब पढ़ रहे हैं उसी टाइम पे एक फ्रेमवर्क रखना चाहिए कि अगर लिखने की जरूरत भी नहीं है, अपने दिमाग में आप रख सकते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो मेरा अप्रोच क्या होगा। तो मैं इस तरीके से मैं प्रैक्टिस करता हूँ। इस बार हमने देखा है कि जनरली लोगों के पेपर 3 में जीएस में मार्क्स कम है, मतलब इट्स इनवेरिएबली फॉर एवरीवन। व्हाट इज द रीजन इन जीएस 3 दिस ईयर स्कोर वाज नॉट गुड? हाँ सर, एक स्पेसिफिक रीजन यही था कि 4 से 5 क्वेश्चन थे जो वो फैक्चुअल थे काफ़ी, जिसमें अगर आपको एग्जैक्ट आंसर पता है तो वो आपको अच्छे मार्क्स तभी लिख सकते हैं, और आपको अगर लिख दोगे एग्जैक्टली तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और नॉर्मली मेंस में हमारी कहीं ना कहीं हम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं लिखते हैं। हम मेंस में हमारा फोकस होता है कि हम पॉइंट्स लिखें और उन्हें फिर इलेबोरेट करें विद एग्जांपल्स। तो उस वाले क्वेश्चन की वजह से मुझे भी लगा कि स्कोर कम है। ग्रेट।
आपके पर्सनालिटी टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, मतलब इट कुड बी इवन बेटर, 162 मार्क्स हैं। पर्सनालिटी टेस्ट जब आप देने गए यूपीएससी में, तो यूपीएससी में आपका किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, वहाँ पर कैसा माहौल था, एंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क्ड? सर मेरे को काफ़ी अच्छा लगा पर्सनालिटी टेस्ट देके। इससे पहले मैंने यूपी पीसीएस का दिया था, तो वो मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो उसी तरीके का मैं कुछ एक्सपीरियंस सोच रहा था कि यहाँ पे भी होगा। सर इंटरव्यू काफ़ी अच्छा था। चेयरमैन ने डिस्कस किए मेजर पॉइंट अबाउट माय होम टाउन और कहाँ से मैं आता हूँ, माय ग्रेजुएशन में थोड़ा सा तो डैप से हुआ। और मुझे ऐसा लगा कि जो मेंबर्स क्वेश्चन पूछ रहे थे उन्होंने कुछ कैटेगरी अपने आप में भी डिवाइड कर रखी थी वहाँ पे भी। एक मेंबर थे, उन्होंने सोशियोलॉजी का मेरा पूछा। सोशियोलॉजी में मैं सही से उसे आंसर नहीं कर पाया था। मे बी एक ही रीज़न है कि और मेरा स्कोर बेटर हो सकता था। बाकी एक मेंबर ने इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस किया, एक मेंबर ने हॉबीज़ और इंटरनेशनल रिलेशन डिस्कस किया था, और लास्ट वाले मेंबर ने यूपी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स और एग्रीकल्चर वगैरह पे ये सब डिस्कस किया। आपने 3 इंटरव्यू दिए, एक ईपीएफओ का दिया यूपीएससी में, फिर ये आपने सिविल सर्विस का दिया, और तीसरा यूपीएससी का, यूपीपीएससी का। इन तीनों में क्या आप डिफरेंस और सिमिलरिटी देखते हैं? सो एक सिमिलैरिटी तो ये थी कि डाइवर्स एरियाज उन्होंने कवर कराए थे, और मेजरली जैसे ईपीएफओ में भी हमने डैफ भरा था, यूपी पीसीएस में डैफ जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, और यूपी एससी में भी डैफ था। तो मेनली उन्होंने डैफ से पूछे, इसका मतलब ये है कि आपको ग्रेजुएशन पे अपने फोकस करना चाहिए। मैं अपने इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके गया था। अपने फेवरेट सब्जेक्ट जो है मैं सोच के गया था, अगर पूछेंगे तो मैं क्या बताऊँगा। सर डिफरेंस एक ये था कि यूपी पीसीएस में डैफ नहीं होता है, तो वो ओपन एंडेड था काफ़ी, कोई भी कुछ भी पूछ सकते हैं। तो वो डिस्कशन बहुत सारी चीज़ों पे चला, करंट अफेयर रिलेटेड भी, और इंजीनियरिंग जो उन्होंने पूछा, हॉबीज़ रिलेटेड भी। यूपीएससी में यह एक अच्छी चीज़ है कि डैफ है तो आपके एरियाज़ लिमिटेड हैं, तो वो सारे क्वेश्चन लगभग उसी से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, डैफ का मतलब है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। जो मेंस का जब एग्जाम फॉर्म भरा जाता है प्रीलिम्स के बाद, तो एक डैफ 1 भरा जाता है, पार्ट 1, और जब मेंस क्वालिफाई करके जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 2 भरा जाता है। यूपीएससी में जब इंटरव्यू होता है, तो जो आपने इन्फॉर्मेशन डैफ में भरी है, उससे सवाल पूछे जाने की संभावना होती है। अगर आप डैफ में भरे हुए जितने भी आपकी इन्फॉर्मेशन है उसको बहुत अच्छे से तैयार करते हैं, तो आप इंटरव्यू में अच्छा कर सकते हैं। यस सर। तो ये फ्रेशर्स के लिए इन्फॉर्मेशन थी। एंड अब बात करते हैं ऑप्शनल की, सोशियोलॉजी। आप इंजीनियर हैं और आपने सोशियोलॉजी ऑप्ट करा। कई बार इंजीनियर्स मैथमेटिकल या साइंटिफिक सब्जेक्ट्स में जाते हैं, लेकिन आप एक ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स में गए, तो आपके क्या पैरामीटर्स थे जिनको ध्यान में रख करके आपने ऑप्शनल को डिसाइड किया? सर मेनली मैंने अपनी सीनियर से बात करी थी कि क्या ऑप्शन हम ले सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसे स्टार्टिंग में भी बताया कि ह्यूमैनिटीज़ ऑप्शन लेने का प्लान किया था। राइट। सर तो उसमें 2-3 ऑप्शनल कंसीडर मैं कर रहा था। पीएसआईआर उसमें से एक था, और सोशियोलॉजी था, और एंथ्रोपोलॉजी था। तो सोशियोलॉजी में मैंने स्टार्टिंग में नितिन सांगवान सर की जो बुक है वो पढ़ी थी, और यूट्यूब पे कुछ वीडियोस वगैरह जो अवेलेबल हैं वो देखी। तो मुझे लगा कि इसमें स्कोर किया जा सकता है कुछ, और आप इफेक्टिवली अगर कुछ अच्छा लिखते हैं तो वो अप्रिशिएट करेगा एग्जामिनर भी। तो उसके हिसाब से मैंने और दूसरा, सोशियोलॉजी आपको ऐसे पेपर में या जीएस में हेल्प कर जाता है? उसमें भी हेल्प करता है, क्योंकि ओवरलैप है और सिलेबस वाइज भी थोड़ा कंसाइज है। तो कुछ ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स हैं जो साइंस और इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में थोड़ा उनका सिलेबस कम होता है, आसान पढ़ते हैं। यस सर, रिलेटिवली आसान पढ़ते हैं। अब वापस आते हैं प्रशांत एग्जाम स्ट्रैटेजी पर। और जब आप मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं, उस समय आपको ऐसे भी तैयार करना है, जीएस के चारों पेपर तैयार करना है, ऑप्शनल तैयार करना है, और समय बड़ा कम होता है। सो व्हाट इज द राइट अप्रोच, वेदर वन शुड इंटीग्रेट प्री प्लस मेंस प्रिपरेशन टुगेदर, और फर्स्ट प्रीलिम्स प्रिपरेशन एंड देन मेंस प्रिपरेशन? सर इनिशियली जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो इट इज़ बेटर कि इंटीग्रेटेड फॉर्म में आप पढ़ें, प्रीलिम्स प्लस मेंस। जब जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि प्री के लिए आप अपना टाइम फ्रेम देखें कि आपको कितना टाइम चाहिए स्पेसिफिकली जो आप प्री में डिवोट करें। राइट। सेकंड है कि आप नोट्स बहुत अच्छे से बनाएं, क्योंकि 3 महीने का जो टाइम है बिटवीन प्री एंड मेंस, तो उसमें अगर आप फिर से नोट्स बनाने लगेंगे तो वो काफ़ी मुश्किल स्ट्रैटेजी हो जाएगी। इसलिए आप अपने नोट्स बहुत कंसाइज रखें स्टार्टिंग में, और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करें। जैसे नेक्स्ट आईएएस में जब मैंने अनुभव ओपन टेस्ट हुआ था, मैं टेस्ट सीरीज भी लिखता था, तो मैंने एक टेस्ट सीरीज भी ऐसे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 3 दिन लिखा। उसके बाद एक और सेट, फिर जब ओपन टेस्ट था अनुभव, मैंने दोबारा से वो उन्हीं 3 आवर में 3 दिन लगातार पेपर लिखे। तो ऐसे एक फ्रेमवर्क मेरा ऐसा माइंडसेट ऐसा बन गया था कि अब मैं अगर एग्जाम जब दूंगा तो वो मेरा नॉर्मल डे की तरह होगा, उसमें मेरा कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार मैंने फेस नहीं किया है इस टाइप से। आपका कैसा एक्सपीरियंस था ये अनुभव का और नेक्स्ट आईएएस के टेस्ट सीरीज का? एग्जाम में आपको उससे कोई हेल्प मिली? सब पेपर 1 और पेपर 2 में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी। अच्छा।
एथिक्स में भी केस स्टडीज जिस हिसाब से अनुभव की थी वो टू सम एक्सटेंट मैं मानता हूँ कि मेरे दिमाग में फ्रेमवर्क आ रहे थे, अब वो अनुभव से डायरेक्टली आ रहे थे या मैंने पहले से पढ़ा था उसके अकॉर्डिंगली आ रहे थे, बट इट हेल्प काफ़ी मेरे को उसमें हेल्प मिली थी उसके लिए। प्रशांत, बहुत सारे स्टूडेंट्स सी सेट को लेकर के थोड़ा चिंता में रहते हैं। आप तो इंजीनियर हैं, साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, हो सकता है आपको सी सेट में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन पिछले जो 2-3 सालों से हम देख रहे हैं तो सी सेट में डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा है और प्रीलिम्स में कुछ स्टूडेंट्स जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के आते हैं उनका सी सेट की वजह से नहीं हो पाता। तो आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि किस तरह से पढ़ना चाहिए? सो सी सेट इसके लिए यही है कि थोड़ा सीरियसली सी सेट को लेना चाहिए। मेरे एटलीस्ट 10 फ्रेंड है जो IIT से हैं, इंजीनियर हैं, उनका भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। अब डायरेक्टली उनका एक बार वो they are from IIT, NIT, and they could not clear CSET. Yes sir, they are from It may be NIT, because they ignored it. Yeah, this is the exact reason. उनका कहना यही है कि हमने तो लगा था कि हो ही जाएगा, हम तो कर ही रहे हैं। ठीक है, many of them prepared for CAT as well. कई बार लोग सोचते हैं मुझसे नहीं होगा तो किससे होगा, यही हम तो IIT है नहीं। Yes sir, exactly. ये ओवर कॉन्फिडेंस कई बार ना नुकसान कर जाता है। सर वो रीजन यही बताते हैं कि हमने कभी पढ़ा ही नहीं था, हम जाते थे कि हो जाएगा और किसी का एक बार हो भी गया लेकिन फिर अगली बार उसे डिफिकल्टी जैसे एंड डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है। सही, यस, क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क्स तो सेम है, 1/3, लेकिन वो डिफिकल्टी लेवल पेपर का जब बढ़ता है तो क्वालिफाई करना टफ हो जाता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है। और 2 और क्वालिफाइंग पेपर होते हैं मेंस में, एक तो इंग्लिश का हो गया, दूसरा आपका लैंग्वेज का हो गया। उसके लिए क्या कोई स्पेसिफिक स्टडी करनी पड़ती है या क्या प्रिकॉशन लेना पड़ता है? सर स्पेसिफिक स्टडी ऐसा तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर इसके भी हम देख लेंगे तो उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आप एक हफ्ते 10 दिन पहले जब आपको फ्री टाइम मिले 10-15 मिनट आप प्रीवियस ईयर खाली देख लीजिए, राइट, ये पता लगा लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं ताकि आपको सरप्राइज ना मिले वहाँ पे जाके, और बाकी क्वालिफाइंग आप इजीली कर लेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि नोट्स कैसे बनाएं। और जब हम पढ़ाई करते हैं, जब स्टूडेंट प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो उसके बाद उसको प्रीलिम्स क्वालिफाई करते या इंटरव्यू तक पहुंचते पहुंचते 2 से 3 साल लग जाते हैं। उस पीरियड के दौरान बहुत सारे फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट चेंज हो जाते हैं, बहुत सारी नई चीज़ें आ जाती हैं। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बड़े डायनामिक हैं। तो अपने नोट्स को वापस कैसे अपग्रेड करते हैं, या बनाए हुए जो पहले के नोट्स थे उन्हीं में आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करते थे, क्या अप्रोच होनी चाहिए? सर नोट्स मेरा फ्रेमवर्क यही था कि हमें इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी और फिर वे फॉरवर्ड। बॉडी में विद इन द बॉडी चैलेंजेस, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, मैं इस तरीके से ही अपने नोट्स प्रिपेयर करता था। ये स्टैटिक टॉपिक के लिए था स्पेसिफिकली। अब स्टैटिक टॉपिक में नॉर्मली कुछ ऐसी अपग्रेडेशन नहीं होती है। सो GS2 GS3 ये मेजरली करंट अफेयर बेस्ड आपके नोट्स होते हैं, तो इसमें आप अपना फ्रेमवर्क रेडी रखिए। कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन अबाउट जो क्वेश्चन रिपीटेडली आते हैं या जिस एरिया से आते हैं उस पर स्टैटिक फ्रेमवर्क आप अपना रखिए, और करंट अफेयर जो आपको डेटा या फैक्ट इंक्लूड करना है उसका आप, मैगजीन्स आती हैं जिसमें डेटा दिया होता है, डेटा सेंटिक हर एक कोचिंग निकालती है, आप किसी का एक को उठा लीजिए, आप उसमें से उनमें इंक्लूड करिए। और एक बेटर अप्रोच ये होगा कि आप स्टार्टिंग से ही उन नंबर डेटा को अपने आंसर में इंक्लूड स्टार्टिंग से ही करें। कुछ लोग मैंने देखा था, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी थे, वो सोचते थे कि यार एक हफ्ता पहले हम पढ़ लेंगे नंबर्स और फिर जाके सीधा आंसर में लिख देंगे, तो ऐसा नहीं हो पाता है। तो आप इसलिए स्टार्टिंग से ही पहले से पढ़ा होगा तभी वो मेमोरी में रहता है, तभी वो आपने कोरिलेट कर डायरेक्टली कोरिलेट आप आंसर में तभी कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप नोट्स हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव, कंक्लूजन, गवर्नमेंट स्कीम आप इंक्लूड कर सकते हैं, डेटा इंक्लूड कर सकते हैं। तो उस हिसाब से एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए क्या कोई लास्ट मोमेंट रिवीजन करने के लिए शॉर्ट नोट्स भी आपने बनाए थे? सर लास्ट मोमेंट के लिए मैंने प्री के लिए ऐसे नहीं बनाए थे, मेंस के मेरे शॉर्ट नोट्स थे जो मैं करंट अफेयर अपने रिवाइज करता था, प्लस स्टैटिक थे। और इनफैक्ट ऋषिकेश रेड्डी सर हैं, वो 2018 या 17 बैच के, उनके नोट्स अवेलेबल हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। ग्रेट। कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है आपसे कनेक्ट होना चाहें, तो आर यू प्रेजेंट समवेयर इन टेलीग्राम या सोशल मीडिया जहाँ स्टूडेंट्स आपसे कनेक्ट करके इफ दे वांट टू टेक एनी सजेशन, क्योंकि एक तो आप इंजीनियर हैं, सोशियोलॉजी है, तो किसी भी एरिया स्पेसिफिक के लिए हो सकता है स्टूडेंट्स आपके पास आए। आपके GS में स्कोर बहुत अच्छा है, 461, तो दिस वाज वेरी इंप्रेसिव स्कोर। तो आप कहीं पर हैं जहाँ स्टूडेंट कनेक्ट कर सकते हैं? सोशल मीडिया पे मैं काफ़ी एक्टिव नहीं हूँ ऐसे अभी, लेकिन फ्रेंड्स भी बोल रहे हैं कि टेलीग्राम पे आपको आना चाहिए और शेयर करना चाहिए GS की स्ट्रैटेजी, तो सब मैं वो बना के मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ज्ञान तो बांटने के लिए है, जितना आप बांटोगे उतना लोगों का भला होगा। तो दोस्तों सिविल सर्वेंट्स के लिए एक कहावत है, कभी हम वक्त लेते थे, अब मेहनत कर हम ऐसा वक्त लाए हैं कि अब आपको वक्त लेना पड़ेगा। तो ये जो वक्त की बात है ना, ये बदलती रहती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा
और यूपीएससी एक ऐसा एग्जामिनेशन है जहाँ पर कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क, कमिटमेंट और परसिवरेंस, इन 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। इन एडिशन टू दैट आपको अच्छे सोर्सेस ऑफ स्टडी चाहिए। तो दोस्तों, इफ यू वांट एनी सपोर्ट फ्रॉम नेक्स्ट आईएएस, whether it is related to the preparation for prelims or mains or interview or related to any optional area, anything, whatever you want, we are eager to help you. Stay happy, keep your motivation high, continue your preparation, and once again, Prashant Raj, congratulations. Thank you so much, sir. Wish Thank you all you. the best. Thank you, sir. And a small memento from next IAS, please.